हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू ही हर एक चैप्टर को कवर अप कर लिया जाए। यहाँ पर हर एक चैप्टर में हम लोग कम से कम 4 से 5 स्लाइड्स का डिस्कशन करते हैं, जिससे कि उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे 150 से 200 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और उस क्वेश्चन के दौरान आने वाले सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हुए चलते हैं। बट सारा काम होता है क्वेश्चंस के थ्रू। तो जो लोग अभी तक इसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक। आप इसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपको फ़ायदा दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने लगभग लगभग पूरा कवर कर लिया है। बस 2 स्लाइड और बची रह गई हैं। एक है ये केमिकल काइनेटिक्स का, आज हम PYQ पार्ट 3 करेंगे। मतलब ये पुराने साल में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन है। और एक और बचा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स का एम्स का PYQ, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, और बाकी इस पर्टिकुलर जो लेक्चर है इसका जो भी स्लाइड होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पर तो आप केमिस्ट्री बाई शुभम श्रीवास्तव सर डाल के, केमिस्ट्री बाई शुभम श्रीवास्तव सर ये डाल के आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। सारी स्लाइड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, तो लेट्स क्रैक इट और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये केमिकल काइनेटिक्स का अपना स्लाइड। और इससे पहले, स्लाइड स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं हम लोग। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रखी है। और बाकी ये सारी चीज़ें मेरे बारे में आप लोग जानते ही हैं। हेलो बेटा, हेलो, आ जाओ आप, है ना। और अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। यहाँ आपको बहुत ही अलग तरीके का प्रिपरेशन मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, अलग सिंसियरिटी मिलेगी। और ये सारी चीज़ें में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि आपकी तैयारी किस हद तक जा रही है। और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है, यू कैन गो फॉर द डाउनलोडेड वीडियोस। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन में यू कैन डायरेक्टली गेट कनेक्टेड विथ योर एजुकेटर, है ना, एंड यू कैन सॉल्व योर डाउट्स इन द रियल टाइम। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके प्लस के, और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बहुत ही कम दामों पर। आप देख सकते हैं द प्राइस इज़ वेरी लेस, एंड इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड SHUBH यू विल बी गेटिंग इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। सो प्लीज़ गो फॉर दिस। एंड ये जो भी पैसा होगा ये आप EMIs में भी सबमिट कर सकते हैं। सो इट इज़ रियली इकोनॉमिकल, इट इज़ गुड, सारे बेनिफिट्स इसमें हैं। तो आप प्लीज़ इसके लिए जाइए, ठीक है। और मेरा कोड SHUBH यूज़ करना मत भूलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पोर्शन। आज के पोर्शन में हम लोग जो क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं उनको डिस्कस करते हैं। और अभी वाली जो ये स्लाइड है ये हमारी 40 से 45 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोग लगभग लगभग कर चुके हैं। सो देखते हैं ये वाली स्लाइड कितनी जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गैसियस टू HI द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। सो हमने क्या बताया था कि कभी भी इस तरीके का कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो जिसमें स्टोइचियोमेट्री बैलेंस्ड हो, तो आपको बस क्या करना होता है, इधर माइनस लगाना है और जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ कोई कोफिशिएंट मतलब 1 है तो डिवाइड करने की, लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो 1 ही होगा। ठीक है, DI2/dt इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा +1/2 DHI/dt हो जाएगा। ठीक है, वाई? बिकॉज आपका जो रिएक्टेंट होता है वो कंज्यूम हो रहा होता है। तो कंज्यूम रेट कभी निगेटिव हो नहीं सकती है, तो कंजम्पशन को पॉजिटिव करने के लिए आपको यहाँ ऑलरेडी क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव लगाना पड़ेगा। और ये तो बढ़ ही रहा है तो ये पॉजिटिव होगा ही, तो यहाँ प्लस लगाते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन में। और ये सारा का सारा रेट के बारे में बताता है। तो रेट को आप किसी भी रिएक्शन की रेट को, रिएक्टेंट हो चाहे ये आपका प्रोडक्ट हो, किसी के भी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट एक्सप्रेशन का यूज करके। सो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कौन सा सही आ रहा है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, कोई भी करेक्ट नहीं दिख रहा है, ये सारे गलत हैं। सो फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रेट लॉ वाला क्वेश्चन है, फिर से वही वाला है ना। इसको आप R मान लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा।
2r, है ना। तो रेट लॉ मान लो कि रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के a पावर m और b पावर n होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब सारी कंसंट्रेशन ये 0.05 है तो समथिंग रेट आर है मान लो, हमने जब क्या किया इसको डबल किया, B2 को डबल किया तो रेट भी डबल हो गई, यानी कि B2 को डबल करने पे रेट डबल हो जा रहा है, तो यानी कि ये 2 पावर 1 था, है ना, और ये 2 पावर n, यानी कि n का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, अब B2 है ना, B2, ठीक है, B2 है। अब क्या किया जा रहा है, B2 को डबल ही रहने दिया गया और A को डबल किया गया, लेकिन A को डबल करने पर कुछ नहीं हो रहा है। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। A को डबल करने पे कुछ नहीं हो रहा है, सो यानी कि A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है M क्या है, वो 0 है। तो क्या आ जाएगा रेट लॉ अपना, A के रिस्पेक्ट में 0th ऑर्डर है और B2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, सो रेट विल बी के बी टू बोले तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सबको समझ आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाला जा सकता है बताइए, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को यूज करके ये किया जा सकता है, ये ऋषिका ये सारे वो हैं क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर ये सब जितनी बार भी आए मैं हर बार लाके लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो आप करते हो ना K2/K1 करके, K2/K1 करके करते हो ना, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर, 1/T2 माइनस 1/T1 आता है, ठीक है। इवेल्युएटिंग वेलोसिटीज नहीं, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट से तो तुम्हारा कुछ और आता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। अरेनियस इक्वेशन का यूज हो जाता है, एल एन ले लेते हैं, एल एन K2/K1 रेट पता रहते हैं, टेम्परेचर पता रहते हैं, आर पता रहता है, ये निकाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाई इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये करके किया जाता है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। चलते हैं आगे, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये करके तो हम ऑर्डर निकालते हैं, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932/K होता है ना, ठीक है। सो मीन्स दिस हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या किसी भी कंसंट्रेशन से, क्या है ये तो फर्स्ट पावर ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो सी बोलना यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है, सी बोलना यहाँ पर सही रहेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ C14 इज द हाफ लाइफ इफ लैम्डा इज इतना, तो हम क्या बोले थे कि C14 जो होता है, ये आप कार्बन डेटिंग में पढ़ाऊंगा कि C14 इट इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, ये भी याद रखिएगा, यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग। तो आपसे कोई भी पूछे कि कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन यूज होता है, तो कार्बन 14 वाला आइसोटोप यूज होता है। तो कार्बन डेटिंग क्यों कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। और कोई भी चीज अगर रेडियो एक्टिव होगी, सो रेडियो एक्टिव का मतलब वो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड बात की कि अगर कोई भी चीज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, सो उसका हाफ लाइफ क्या होता है, हमेशा 0.6932 डिवाइडेड बाई क्या होता है, के होता है। एंड हियर लैम्डा या के बात एक ही होती है, तो ये हो जाएगा हाफ लाइफ तुम्हारा, के की वैल्यू रख दो 0.6932 डिवाइडेड बाई 2.31 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴,
ये ईयर्स आ जाएगा, क्योंकि वो पर ईयर में दिया हुआ है तो ये ईयर्स आ जाएगा टाइम। ठीक है, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.6932 डिवाइडेड बाई 2.31 इंटू 10⁴ ईयर्स। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, कितना आएगा, 23 और 23 46, ये लगभग जाएगा 3 इंटू 10⁻³ ईयर्स के आसपास। ठीक है, सो लगभग 3000 साल एज पर द गिवन डेटा, ये जो हाफ लाइफ आ रही है 3000 साल के आसपास आ रही है। ठीक है, 3000 ईयर्स के आसपास आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आप लोग कैसे भाई सी ऑप्शन क्यों मार रहे हो, है ना? सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बट एक्चुअली ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्चुअली होता है 5760 साल या 5710 साल होता है। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5710 ईयर्स या 5720 ईयर्स कहीं पे लिखा हुआ है, तो इतनी होती है लगभग। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से 3000 साल आ गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ 300 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 3 आवर्स। आफ्टर 18 आवर्स रिमेनिंग क्वांटिटी विल बी। ठीक है, सो इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है, A0 दे रखी है 300 ग्राम्स। ओके, और किसी टाइम के बाद A पूछ रहा है A कितना होगा, है ना? और हाफ लाइफ आपको दे रखा है कितना, हाफ लाइफ इज गिवन कितना, 3 आवर्स। तो यार ये बताओ K कितना हो जाएगा, 2.303 log2/3 हो जाएगा कि नहीं, पर आवर। मैं बताया था ना तुम लोग को कि 0.6932 को और क्या लिख सकते हैं, 2.303 log2 भी लिख सकते हैं, इससे अपनी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। सो द रिक्वायर्ड टाइम t विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k एंड log ऑफ A0 कितना दे रखा है भैया, 300 दे रखा है, डिवाइडेड बाई हमको बताना है कितना बचेगा, A बताना है, 3 है ना, log ऑफ 300 अपॉन A, ये आएगा बेटा। तो ये काट दोगे तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 log2 विल बी इक्वल टू log 300 बाई A। तो अगर समझदार हो तो इसको 2⁶ लिखा जा सकता है, और 2⁶ का मतलब हो गया log ऑफ 64 इज इक्वल टू log 300 बाई A। तो ये सब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आती होगी, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 64 आ जाएगा, और 300 डिवाइडेड बाई 64 करोगे तो इट विल बी कमिंग 4.68 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने सैंपल में कराया था तुम लोगों को। ठीक है, सो 4.68 विल बी द आंसर। ये 2005 से पहले किसी सन में पूछा गया नीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, बताइएगा जरा, इसका जल्दी आंसर करिएगा। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एंजाइम कैसे रिएक्शन की रेट को बढ़ाया घटा देगा? तो देखिए क्या होता है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर कैटलिस्ट है, ठीक है, सो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट चेंजेस द रेट बाय चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगा और ये बदल देगा। तो भाई ये जब पहाड़ की हाइट कम होगी तब जल्दी पहुंच पाओगे, या पहाड़ की हाइट ऊंची होगी तब जल्दी पहुंच पाओगे? ऑब्वियसली जो पहाड़ छोटा होता है उसको पार करना आसान होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट उतनी फास्ट होगी। तो कह रहा है हाउ विल यू इंक्रीज द रेट, तो मीन्स बाय लोअरिंग एक्टिवेशन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो इन दिस केस द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी करेक्ट, अगर इंक्रीजिंग, अगर ये कह रहा होता ना कि हाउ एंजाइम विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कोई भी कैटलिस्ट है वो रेट की रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है।
घटा कैसे सकता है एक्टिवेशन एनर्जी कम करके, बढ़ा कैसे सकता है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा के। समझ आई बात? ठीक है, तो ये ऐसे चलता है ये। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो अभी अभी किया हमने, रिपीटेड है, ये किया अभी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये भी किया, क्या हो गया, ये रिपीट क्यों हो रहा है? ये डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी किया हुआ है यार, क्या हो गया? हाँ, अब नया क्वेश्चन आया। कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिविंग 4NO2O2 द रेट एंड रेट कांस्टेंट आर इतना रिस्पेक्टिवली, देन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एट द टाइम। ठीक है, तो आपको रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है, और रेट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है। रेट दिया रखा है कितना? रेट दे रखा है 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, मोलर पर सेकेंड दे रखा है, और रेट कांस्टेंट के दे रखा है कितना? 3.4 इंटू 10⁻, 3.4 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सजेस्ट दैट, ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बताती है आपको? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताती है कि दैट द रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा। ठीक है, और अगर कोई चीज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो आपको पता है ना, रेट इज इक्वल टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? के कंसेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन पावर 1। तो भाई तुमको रेट पता है, रेट कितनी है? 1.02 इंटू 10⁻⁻4। रेट कांस्टेंट पता है कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁻5। सो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा? सो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 जो आएगा वो होगा 1.02 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 10⁻⁻5। ये आ जाएगा तुम्हारा 10.2 डिवाइडेड बाई 3.4। ठीक है, 10.2 डिवाइडेड बाई 3.4, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 मोलर। सो 3 मोलर विल बी द आंसर, एंड हेंस सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया कैसे हुआ? सबको समझ आया ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ? यहां पर सिंपली हमने क्या फॉलो किया है, यहां सीधा सीधा हमने जो सर फर्स्ट क्या हुआ, क्या फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो ये होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 आएगा आंसर, 3 आएगा, 3 मोलर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, कैसे हुआ समझ आया ना? रेट दिया हुआ था, रेट कांस्टेंट दिया हुआ था, और तुमसे इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा हुआ था। इनिशियल कंसंट्रेशन पता नहीं थी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पता नहीं थी तो कैसे निकालें? तो भाई हमको रेट कांस्टेंट की यूनिट देखनी थी, रेट कांस्टेंट की यूनिट ये बता रही थी, क्योंकि पता है ना कि ये कोफिशिएंट से कभी ये मत मतलब निकाल लेना कि इसका ऑर्डर 2 है, अनटिल अनलेस दिया ना हो, या ये ना बोला हो कि एलिमेंट्री प्रोसेस है। सो हमने जब इसकी यूनिट देखी, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखी, तो यहाँ से ये समझ आया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और इफ इट इज फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट ऐसे लिखी जाएगी, और रेट ऐसे लिखी जाएगी तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1 ही आ रहा है, तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे N2O5 की कंसंट्रेशन विल बी कमिंग अप्रॉक्सिमेटली 3 मोलर। सो 3 मोलर विल बी द आंसर, डोंट कंफ्यूज ना। यहाँ बहुत लोग जो है क्या करके आएंगे, N2O5 का स्क्वायर करके आएंगे और √3 ले लेंगे, 1.732 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, एनटीए में सर सिर्फ ये रिएक्शन दिया था, क्वेश्चन कुछ और रहा होगा, क्वेश्चन कुछ और रहा होगा। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में उसमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन मुझे बताइए एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखते हैं कि डेटा सफिशिएंट था या इनसफिशिएंट था। ठीक है, कौन सी ऑर्डर है, मैकेनिज्म तो दिया रहा होगा, मैकेनिज्म दिया रहा होगा, और जब कुछ नहीं दिया हो ना, सुनो, जब कुछ नहीं दिया हो तो तब हम ये स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मान के चलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे। करा ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड 0.01 मोलर एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 24 hours. Half life of radioactive substance is 6 hours. Then injection of maximum activity of radioactive substance that can be injected. ठीक है सर, नो सर मैकेनिज्म नहीं दिया था तो कौन सी ऑर्डर है? वैसे बेटा देखो, रट के जाओगे तब तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, ठीक है, ये आपको मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर कुछ नहीं दिया होता है तब हम किसी भी रिएक्शन को, जब तक वो बोले ना रेट लॉ को लिखना था, तो ऐसे क्वेश्चन तो उनको देना नहीं चाहिए। वैसे अगर जब तक कुछ नहीं दिया होता है तब तक हम उसको वही मान के चलते हैं कि वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसको यही मान के चलते हैं कि वो आपका नॉर्मल एलिमेंट्री प्रोसेस है, तो एलिमेंट्री प्रोसेस में हम मान सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जितने भी डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली बोनस मिलता ही है, ठीक है, जहाँ कुछ भी इस तरीके का काम हुआ होगा। तो कह रहा है ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड इतना एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव, तो ए नॉट पूछ रहा है, ए दे रखा है कितना 0.01, ठीक है, और टोटल टाइम दे रखा है तुम्हें कितना 24 आवर्स, ओके, और टी हाफ दे रखा है 6 आवर्स। के निकल जाएगा ना 2.303 log 2 अपॉन 6 पर आर के हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रेडियो एक्टिव डीके है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2.303 डिवाइडेड बाई के, ओके, लॉग ए नॉट बाई ए लिखोगे ना आप। तो टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 24 आवर्स, और ये 2.303 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2.303 log 2 log ए नॉट बाई ए हो जाएगा। ओके, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, तो log 2 पावर 4 इज इक्वल टू log ए नॉट बाई ए। ठीक है, तो 2 पावर 4 कितना होता है 16 इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 0.01। सो ए नॉट कितना आ जाएगा 0.16 मोलर। ठीक है, सो 0.16 मोलर विल बी द आंसर, कि मैक्सिमम इतना अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इतना ये जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था ह्यूमन बॉडी में, इतना हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सीधा सीधा इनिशियल अमाउंट पूछा था। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये आपसे किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी टाइम के बाद अमाउंट दे के इनिशियल अमाउंट पूछा हुआ था, तो आप इनिशियल अमाउंट बहुत आसानी से ये वाली इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन लेबोरेटरी, ठीक है, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, then the rate of reaction is obtained 10 to the power minus 6 times the activation energy of the reaction in the process of enzyme is। ठीक है, तो रेट विथ एंजाइम अगर के है तो रेट विदाउट एंजाइम के डैश, अरे के डैश ये है 10 to the power minus 6 टाइम्स ऑफ के, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये दे रखा है, तो यार इसमें क्या रहा होगा, मान लो ये विदाउट एंजाइम है, ये विथ एंजाइम है, एक्टिवेशन एनर्जी घटी बड़ी होगी, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं कि x टाइम्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज। ठीक है, सो इसको क्या लिखोगे, ये विथ एंजाइम है तो इसको लिखोगे a e टू द पावर माइनस ई ए माइनस एक्स बाई आर टी, और ये क्या होगा, ये होगा a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा। तो जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, के की वैल्यू क्या है a e टू द पावर माइनस ई ए माइनस एक्स बाई आर टी, ओके, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं a e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो a से a को कट कर दो, a से a को कट कर दिया, और ये लिखा जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6
माइनस ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, और प्लस है तो ई टू दी पावर एक्स बाई आर टी, ओके, और इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये तो कट गया, ये तो कट गया, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स बाई आर टी इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 6। दोनों तरफ का नेचुरल लॉग लो, नेचुरल लॉग लोगे तो आ जाएगा एक्स बाई आर टी इज इक्वल टू 6 ln 10, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज, है ना। तो इसको हम जब रख के सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई अपनी 6 RT ln 10, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस वैल्यू को व्हेन वी विल पुट एंड सॉल्व वी विल बी गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी कितना, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करो दोनों को तो कितना आ रहा है, हाँ 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा, और ये डिवाइड किया मैंने इसको, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 10 टू द पावर माइनस 6 तो मिलेगा, ये ए से ए कट जाएगा, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ई अपॉन आर टी कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस, एक सेकेंड, ये 1 अपॉन आर टी कॉमन लो, ये माइनस, इसको सॉल्व करने पे आप सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करने पे ये सारा का सारा आएगा कितना, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम, ये थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस, अरे इतना करने की जरूरत ही क्या थी, सीधा सीधा कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी ना, ठीक है, अलग ही होगा यार, एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाएगी, इतना फालतू में इसमें मेहनत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 3a से 2b दिया हुआ है, कह रहा है प्लस dv बाई dt इज इक्वल टू, तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, -1/3 da बाई dt, और ये बराबर किसके होगा, +1/2, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, P इज रिक्वायर्ड, कह रहा है प्रेशर की जरूरत है, तो प्रेशर वशर की जरूरत तो इसमें है नहीं कुछ, ठीक है, तो सीधा सीधा बोल रहा है, ये जानती हो वो वाला स्टेटमेंट जो होता है ना, ये कहा जाता है ना कि एक्टिवेशन, ये क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, किसी भी तरीके का कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है, तो ये वही चीज पूछना चाह रहा था, हम लोग फालतू में इसमें फंस गए थे इतनी देर के लिए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में तुमने एंजाइम यूज नहीं किए थे, बाद में एंजाइम यूज किए थे, तो एंजाइम जब यूज करोगे एक्टिवेशन एनर्जी बदली हुई होगी ना, सो दोनों एक्टिवेशन एनर्जीज एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये वाला हम लोग कर रहे थे, तो dv बाई dt पूछा हुआ है, तो dv बाई dt प्लस dv बाई dt क्या आएगा यार, -2/3 da बाई dt आएगा कि नहीं आएगा, तो -2/3 da बाई dt, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोग को इस पर बहुत इम्फेसिस करवाया है, ठीक है, कि यार तुम लोग ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि रेट एक्सप्रेशन जब तुम लिखते हो तो वहां तुमको तीन चीजें बहुत हद तक क्लियर होनी चाहिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या है, और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। ये तीनों चीजें अलग अलग बातें हैं, कभी कभी ये तीनों चीजें बराबर हो सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। सो देर अगर यही पूछ लेता कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इतना है, या रेट ऑफ रिएक्शन बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इतना है, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताइए रेट ऑफ रिएक्शन इतनी है, तो आपको तीनों चीजों को इंटरकनेक्ट करना आना चाहिए। आई बात समझ में, कि da by dt is rate of disappearance of A, dB by dt is rate of appearance of B, but in this case my +1/2 dB by dt is rate of reaction, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर रखना, ये तीनों चारों टर्म्स बहुत अच्छे से, तीनों टर्म्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए और इनके बीच इंटर रिलेशन आने चाहिए। इस पर कम से कम मैंने 10 से 20 सवाल करा दिए हैं,
तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द गिवन रिएक्शन, दिस गिवन रिएक्शन वुड बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं भैया? जीरो ऑर्डर किसको कहते हैं? अगर रेट इज इक्वल टू के ए पावर जीरो आ रहा हो तो इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हो ना यार, कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी ना हो। क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो भैया स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन हो तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, ये गलत बात कर रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए। So at any concentration of A मतलब it is not dependent on the concentration of A। ठीक है, यानी कि ये कुछ हद तक सही है। The rate remains unchanged at any concentration of B and C। तो B और C के बारे में तो कुछ ही कह ही नहीं सकते। The rate of reaction doubles if concentration of B is increased to double। ना सो ये वाला सही कर रहा है, रेट रिमेन सेम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ सबको समझ रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कैसे होगा समझ आ गया ना सबको। बी और सी क्यों नहीं बोल रहे हम? क्योंकि बी और सी तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट को डिसाइड करना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, कह रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन ए टू बी इज ई ए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, सो भाई देखिए, अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये डेल्टा एच होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है ग्राफ में, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है ना। बट ये कौन सी रिएक्शन होती है भाई? प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम होती है तो ये कौन सी? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। और वही रिएक्शन आपकी अगर एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में कुछ ऐसा आता है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो यार प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है, ये डेल्टा एच फिर से ये हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ ये। तो डिपेंड करता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी या फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में रिलेशन क्या होगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जैसा कि अगर हम देखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन वाला का एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा, फॉरवर्ड का कम होगा। लेकिन एंडोथर्मिक में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ की क्वेश्चन में कहीं आपसे बोला गया, कहीं आपसे बोला गया कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है। सो वी विल गिव देम द जनरल आइडिया। तो क्या कह रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन इज नेगेटिव, इज ऑलवेज नहीं, कैन बी लेस और मोर। ठीक है, आप हमको पहले बताइए तो यानी कि हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बिकॉज आपने हमें बताया ही नहीं है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर आपने बताया होता तो हम बता सकते थे, एक्सोथर्मिक होती तो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला और ज्यादा हो, एंडोथर्मिक होती तो बैकवर्ड वाला कम होता। ठीक है, आई बात समझ में? सो यहां पर आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि कैन बी लेस देन और मोर देन ई ए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया? यस और नो? क्लियर हो ना सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। The next question is कि the reaction A to B follows first order kinetics। बात यहीं पर क्लियर कर दिया। The time taken for the 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कराया था, ठीक है, शायद मैंने करा रखा है। A to B फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको कभी भी ना A नॉट से ये जीरो है तो A नॉट माइनस एक्स ये होगा। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिए क्या चाहिए होता? K इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ A नॉट बाई A नॉट माइनस एक्स चाहिए, ये चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज चाहिए। तो आप देखते हैं A टू B है, A टू B। अब कह रहा है कि 0.8 मोल ये लिया गया था तब ये जीरो था, 0.8 मोल से, ठीक है, 0.6 मोल बन गया ये। तो यानी कि 0.6 मोल बन गया तो ये कितना बच गया? ये बच गया 0.2।
क्योंकि ये भी x क्या रहा होगा, 0.6 रहा होगा। तो आपको 0.2 ए नॉट भी पता है, तो ए नॉट बाई ए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो जब ये 4 आ जाएगा तो अपना रिलेशन क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303। कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम, 2.303 लॉग ऑफ 4 आ रहा है, k की वैल्यू आ रही है ये, यानी कि 2.303 2 log 2 आ रहा है k की वैल्यू। अब कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 0.9 थी, ठीक है, और x की वैल्यू 0.675 दे दिया है। तो यार ये बचा कितना, 0.9 माइनस 0.675, ये बोले तो कितना 0.225। तो 0.225 ये रेशियो कितना आ गया, आगे ए नॉट बाई ए कितना आ गया, 4 आ गया। सो अगर ए नॉट बाई ए 4 आ गया, सो फिर से टी कितना होगा, 1 आर ही होगा, ठीक है। सो 1 आर विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सैंपल में शायद ऐसा था, ठीक है, वहां मैंने डिटेल में करवाया भी था। अभी भी समझ आ गया होगा कि जो ए नॉट बाई ए का रेशियो है वो इस इनिशियल अमाउंट से कंपेयर करो, इस इनिशियल अमाउंट को तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो जितना टाइम 0.8 मोल को 0.6 मोल बी प्रोड्यूस करने में लगता है, उतना टाइम 0.9 मोल ए को 0.65 मोल बी प्रोड्यूस करने में भी लगेगा, ठीक है। बात एकदम क्लियर कट है, सबको समझ आ गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट इज कि इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। तो भैया अगर रेट इज इक्वल टू के ए पावर एन है और ये दोनों बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ए पावर एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ए पावर एन इज इक्वल टू क्या आ गया, ए पावर 0 आ गया। यानी कि ऐसा कब होगा, जब ये 0th ऑर्डर रिएक्शन होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर तभी होता है जब रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो, 0th ऑर्डर हो। हेंस फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, आ गया होगा समझ में। बढ़ते हैं आगे, जरा बताइएगा ये वाला, ऐसा मैंने करवाया भी है आप लोगों को पहले, इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। देखिए, तो ये मैंने बताया था ना आप लोगों को कि एक्टिवेशन एनर्जी किससे प्लॉट किया जा सकता है। तो के इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो जब आप एल एन के लीजिएगा तो ये क्या आएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी आ जाता है। सो एल एन कहीं बोला नहीं है तो इसको लॉग भी लिख सकते हैं, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो जब आप लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, निगेटिव स्लोप के साथ आएगा, और ये जो इंटरसेप्ट आएगा इट विल बी लॉग ए, है ना। और जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप क्या आ रहा है, दिस स्लोप इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो आप स्लोप निकाल के इन दोनों के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ई ए की वैल्यू बड़े आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत जगहों पे आ चुका है। सो दिस थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये कभी गलत नहीं होना चाहिए, और इस पर न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड सवाल हो गया है। क्योंकि देखो ये पुराना पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब उसका क्या अप्रोच रहेगा कि इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, है ना। तुमसे सीधा सीधा ग्राफ दे देगा और बोलेगा बताओ ई ए क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, ई ए अपॉन 2.303 आर होता है। आर की वैल्यू, ये साइन वगैरह का ध्यान रखना है ना, सवाल करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द रेडियो आइसोटोप ट्रिटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.3 ईयर्स, है ना। इट्स इनिशियल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रिटियम इज 32 मिलीग्राम, हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 49.2 ईयर्स। सो हाँ, जियोलाइट में बता देता हूँ, जियोलाइट 2 मिनट का काम है बेटा, अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। देखो, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रिटियम इज 32, ठीक है, ए नॉट दिया हुआ है तुम्हारा 32 मिलीग्राम, ओके। हाउ मेनी मिलीग्राम्स, ए कितना होगा, टाइम टोटल कितना दिया हुआ है, 49.2 ईयर्स दिया हुआ है, और हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, 12.3 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। सो एक और तरीका होता है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का, ठीक है, कि आप क्या किया करो, ए बाई ए नॉट कर लिया करो, पावर 1/2 एन कर लिया करो, ऐसे भी हो जाएगा। एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है।
n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो जाता है। और n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। ये 4 आ जाएगा। तो यार तुम a निकालना है तुमको, a नॉट तुमको पता ही है कितना है, a नॉट कितना दे रखा है 32, ये 1/2 पावर 4 कर लो, तो ये 1/16 आ जाएगा। तो a कितना बच जाएगा, 32 इंटू 1/16 यानी कि 2 मिलीग्राम बच जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी GOC PYQs प्लीज, सैम GOC का चल रहा है यार अपना, ठीक है, मैं स्पेशल क्लासेस में GOC लेता हूँ, ठीक है। ओके, GOC का ऑलरेडी करा दिया है मैंने, ठीक है, और थोड़ा और डिटेल में भी कराऊंगा उसको, ठीक है, इस चैनल पे भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ आएगा। ये देखो एक शॉर्टकट अगर तुम लोग यूज करना चाहते हो, ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। वैसे ये जो फॉर्मूला आता है ये अपने k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ a/a0 वाले को यूज करके ही आता है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी अगर करना चाहते हो 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर टोटल टाइम दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है और इस तरीके का सवाल पूछ रहा है, यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, हाँ, रेट दे रखा है, रेट 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट है, ये याद रखिएगा, पर मिनट दिया हुआ ये, ठीक है। अब कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ये दे रखा है तुमको 0.5 मोल, है ना। तो कह रहा हाफ लाइफ क्या होगा, टी हाफ क्या होगा। तो यार के निकाल लेंगे, टी हाफ निकल जाएगा ना। तो हमको क्या करना होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, के ए नॉट होता है बस, पावर 1। तो यहां से रेट कांस्टेंट विल बी रेट डिवाइडेड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन पर मिनट आएगा, ओके। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू तुम्हारा 3 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट। ये वैल्यू अगर आपको पता चल गई, सो टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 log 2 बाई के मिनट्स। तो आप इसको सॉल्व करिए, 2.303 log 2 बोले तो क्या 0.3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻² मिनट्स। ये अब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 23.1 मिनट्स के आसपास, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप समझ आया होगा सबको। फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ था तो आपका रेट इज इक्वल टू के होगा, आप यहाँ से के निकाल लीजिए, है ना। हाफ लाइफ पूछा हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के और हाफ लाइफ में रिलेशन सबको पता ही है कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932/k या फिर 2.303 log 2/k होता है। तो के निकाला और इस वैल्यू में रख दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ था, ये बोलने की जरूरत नहीं कैसे निकालें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ हेल्पफुल और अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ आप सभी लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर चाहिए और मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए। इसके अलावा मेरी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, 11 से 12, 11 AM to 12 PM होंगी ये क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वो सेम है, 0.6932 का मतलब ही होता है बेटा 2.303 log 2, है ना। सॉल्व करके देखो, 2.303 इंटू 0.3 सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये क्लासेस आप अटेंड कीजिए। और रेगुलर क्लासेस में मैं आज से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, थ्योरी, केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी स्टार्ट होने वाली है लेट्स क्रैक नीट यूजी पे, तो वहाँ भी आप लोग आइए, ठीक है। और ऋषिका आपका डाउट था ना, क्या था, क्या पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे मुझसे, पूछ लीजिए, कमेंट में लिख के पूछ लो क्या पूछ रही थी। कुछ शायद तुम सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछ रही थी या कुछ तो पूछ रही थी। हाँ, जियोलाइट, ठीक है, जियोलाइट। तो देखो जियोलाइट बेसिकली आपका कैटालिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कैटालिस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो जियोलाइट के बारे में बहुत ज़्यादा तुमको नहीं पढ़ना है। जियोलाइट्स जो होते हैं इनको शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। अब ये होते क्या है, थोड़ा समझा देता हूँ। शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है तुमको बता दूं।
ठीक है। तो इनके एक्चुअली ये जो होते हैं ना शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, इनके सरफेस पे, ठीक है, इनका सरफेस पे कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो स्पेसिफिक शेप के होते हैं, ठीक है। ओके, तो छलनी समझती हूँ ना, सीव्स, जिसमें मतलब समझ लो आटा उटा छाना जाता है, ठीक है, उसमें पोर्स, सेलेक्टिव पोर्स होते हैं ना, कि वो कैटायन एक्सचेंजर होता है कि एनायन एक्सचेंजर, डिपेंड करता है। देखो पहले तो ये समझ लो ना कि ये होता क्या है। ये इस पे जो ये पोर्स होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक साइज और शेप होता है, तो वो उसी स्पेसिफिक साइज या शेप के एलिमेंट्स को या कंपाउंड, किसी भी चीज को, केमिकल स्पीसीज को आने देते हैं अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर आने देते हैं। तो जब ये अपने अंदर आने देंगे इनको, तो वहां पे एक्टिवेटेड समझ लो वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैटालाइज हो जाएगी। तो ये फंडा होता है इनका, ठीक है, कि ये शेप के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं कि ये किसको कैटालाइज करना पसंद करें, क्योंकि बुक में सिर्फ आयन एक्सचेंजर दिया हुआ है। सो मेरे ख्याल से यार बेटा इसको कैटायन एक्सचेंजर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये जो होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, डिफरेंट वो क्या बोलते हैं उसका, एल्युमिनियम का, है ना, एल्युमिनियम का, मैंगनीज का, है ना, और सिलिकॉन वगैरह का। तो मेरे ख्याल से इसको तो कैटायन एक्सचेंजर होना चाहिए। एक बार मैं इस चीज़ को और कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। वैसे इसको कैटायन एक्सचेंजर होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। बस ये जान लेना कि जियोलाइट्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, और एक आध एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेरे ख्याल से वैसे तो कैटायन एक्सचेंजर होना चाहिए। एक बार मैं कंफर्म करके आपको और बता दूंगा। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा। सो अगला जो लेक्चर होगा हमारा यहाँ पर, वो होगा केमिकल काइनेटिक्स का एम्स पीवाई की होगा कल, और ये लास्ट होगा हमारा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का। कल हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ चल रहा था, 11th 12th दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री मैं ऑलमोस्ट खत्म करवा दिया हूँ, ठीक है। कल उसमें जो लास्ट नेल होता है कोफिन का, वो मार देंगे, ठीक है। और इसके अलावा कल हमारा 11 से 12 जो है एक क्लास और होने वाला है। 11 से 12 जो क्लास होगी वो रेजोनेंस टॉपिक पे होगी केवल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लास होगी, कल मैंने बोला था कि रेजोनेंस पे 11 से 12 में क्वेश्चन कराऊंगा या फिर पढ़ाऊंगा वहां पर, ठीक है, स्पेशल क्लासेस में रेजोनेंस के बारे में आप लोगों को। सो प्लीज़ 11 से 12 क्लास जरूर अटेंड करिएगा। और साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, आप टेलीग्राम पे केमिस्ट्री बाय शुभम श्रीवास्तव सर डाल के सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक फीडबैक फॉर्म दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसको भी भर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, सो जाइए आप लोग, ये जो शीट है इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ताकि दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग ये कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए प्लीज़। इसको अपने जानने वालों के बीच शेयर कीजिए, या फिर आप ही जो है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर जा रहे हैं तो इस कोड को यूज़ ज़रूर करिए, ठीक है। जाइए अब इसको डाउनलोड करके तुरंत के तुरंत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं शाम की क्लास में 7 से 8, वहाँ आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और कल 11 से 12 रेजोनेंस, और 3 से 4 क्वेस्ट पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एम्स का PYQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय,